अस्सलामुअलैकुम आदाब। मैं हूं निहाल अहमद और आप देख रहे हैं निहाल अहमद ऑफिशियल चैनल यूट्यूब पर। मैं आज मौजूद हूं किशनगंज के अंजुमन इस्लामिया मदरसा के ग्राउंड में। आज हम लोग यहां बात करने के लिए इकट्ठा हुए हैं कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की जो किशनगंज की शाखा है उसके सिलसिले में। और यहाँ पे कुछ भूतपूर्व छात्र अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के मौजूद हैं सभी लोग, और एएमयू के किशनगंज सेंटर से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर बातचीत करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की जो शाखा है जो किशनगंज में है वो असल में आज कहाँ तक पहुँची है, उसका क्या स्वरूप आज है और किन चुनौतियों से गुजर रहा है और आगे ये अपनी राह कैसे निकाल सकता है। तो आइए सीनियर से सभी से बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी किशनगंज सेंटर के बारे में विशेष रूप से। हमारे सामने गुफरान जमाली भाई हैं, उनसे वो ब्रीफ करेंगे आपको। बाकी एक तरफ से चलते हैं, बातचीत होगी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। मैं और यहाँ पर बैठे हुए सभी जो हमारे अली भाई हैं इस फिक्र के साथ बैठे हैं कि किस तरह से हमारी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की जो शाखा यहाँ पर दी गई और यहाँ के लिए जो यूनिवर्सिटी के लिए जद्दोजहद की गई उस पर कहाँ तक हम कामयाब हो पाए हैं और क्या जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की जो रिवायत है और जो फ़िक्र है, जो मूवमेंट का बुनियादी जो चीज़ें थी, क्या उन पर हम कामयाब हो पाए हैं या उन पर क्या रद्द अमल हम कुछ कर पा रहे हैं, इस पर गुफ्तगू करेंगे। और ये जानेंगे कि आज अगर हमारे यहाँ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की शाखा जो है यहाँ पर आई है, उस पर अगर डेवलपमेंट और यहाँ की जो जिस एतबार से जो तरक्की होनी थी वो नहीं है, तो वो किस तरह से हासिल हो और उस पर किस तरह से कोई रद्द अमल किया जाए, काम किया जाए, जिससे हमारी यहाँ की आवाम को फ़ायदा भी हो और यहाँ के तालीमी एतबार से भी और हर एतबार से किस तरह से तरक्की हो, इस पर गुफ्तगू करेंगे। तो अपनी अपनी बात रखेंगे सब लोग। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम शवाब आलम है और मैं अभी एएमयू से एमएससी कर रहा हूँ। तो मेरा ताल्लुक़ किशनगंज से ही है और मैं जब भी यहाँ आता हूँ तो एक बार एएमयू सेंटर ज़रूर विज़िट करता हूँ और वहाँ के हालात देख कर के बस रोना आता है, उसके अलावा कुछ नहीं। क्योंकि 2000 जहाँ तक मुझे याद है कि एक बहुत ही बड़ा रिवॉल्यूशन हुआ था उस ज़माने में, जब डॉक्टर असरारुल साहब थे जो हमारे एमपी रह चुके हैं। उस टाइम पे जो रिवॉल्यूशन हुआ था वो जज़्बा अब और देखा नहीं जा रहा है अभी के लोगों में, क्योंकि उस टाइम मैं तो बहुत छोटा था उस वक़्त। मैंने देखा था कि काफ़ी जो है प्रोटेस्ट उसके लिए हुआ था, यहाँ तक कि रेलवे ट्रैक तक भी लोग वहाँ जाके बैठे थे एएमयू के लिए। बट 2014 के बाद से मामला बिल्कुल थम-सा गया है और मुझे ये कहते हुए बिल्कुल झिझक नहीं है कि पॉलिटिकल इम्पैक्ट भी है इसमें काफ़ी ज़्यादा, और इसको सेंट्रल लेवल तक पहुंचाने के लिए हमें स्ट्रॉन्ग लीडरशिप की ज़रूरत है, तभी कुछ हो पाएगी। और अब इतना ही नहीं, बल्कि अगर जो एएमयू सेंटर अभी फ़िलहाल चल रही है उसकी भी हालत बहुत ख़राब है। एक तो लीज़ पे लिया हुआ है स्टेट गवर्नमेंट पे, और जो मेन जो कैंपस है वहाँ तो कोई कंस्ट्रक्शन है नहीं। जो हलीम चौक में दिया गया है वहाँ पे चीज़ें चल रही है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली बीएड्स था, बीएड भी ख़त्म कर दिया गया। सिर्फ एमबीए की पढ़ाई हो रही है, उसमें भी बच्चे हेजिटेट करते हैं आने के लिए। मेरे कुछ फ्रेंड सर्कल ऐसे हैं, वो ये कहते हैं कि अगर मुर्शिदाबाद तक भी हो जाता है तो ठीक है, लेकिन किशनगंज होगा तो नहीं आएंगे। तो उन्हें पता नहीं क्या पर्सपेक्टिव बन चुका है यहाँ के लिए, क्योंकि ये एडमिनिस्ट्रेशन की भी मैं गलती मानूंगा कि वो इसको प्रमोट नहीं कर रहे हैं ठीक तरीके से और फैसिलिटीज़ प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से बच्चे भी आने में हेजिटेट कर रहे हैं। यही रीज़न है कि एमबीए में 1000-1200 तक वेटिंग क्लियर होती है और किशनगंज लास्ट में सबको मिलता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली सब छोड़ के चले जाते हैं। पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि बीएड जो चल रहा था उनको यहाँ से विदड्रॉ कर लिया गया। और कुछ 1-2 साल पहले एक मीटिंग में मैं मौजूद था, जहाँ पे उस वक्त हमारे हसन साहब या कुछ डायरेक्टर थे, मतलब मुझे नाम ठीक से याद नहीं आ रहा, जो भी पहले वाले डायरेक्टर थे इसराज साहब से पहले, उन्होंने ये कहा था कि एक एग्ज़ाम हॉल का वो पास हुआ है, गर्ल्स हॉस्टल का प्रोजेक्ट पास हुआ। गर्ल्स हॉस्टल तो बन गया, बट
ना तो एग्ज़ाम हॉल बना, और उन्होंने एक बात और भी रखी थी कि BA LLB स्टार्ट करवाएंगे यहाँ पे, बट अब तक उसका कुछ पता नहीं चल रहा पा रहा है कि वो BA LLB वाली प्रोजेक्ट कहाँ गई। तो जितना कोर्स चल रहा है वो भी मुकम्मल तरीके से चल नहीं रही है, और भी कोर्स ऐड होनी चाहिए तो उस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है, बल्कि बीएड था तो उसको विड्रॉ कर लिया गया। तो अनफॉर्चुनेटली बस अभी हमारे MBA ही चल रही है, जो कि वो भी ठीक तरीके से चल नहीं पा रही है। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि इस पे ठीक तरीके से ध्यान दिया जाए। इतना बड़ा एलुमनाई सर्कल है हमारे AMU का खुद का, बट यहाँ पे है कि हर किसी को इंडिविजुअली अपने पे ना लेकर के सब यूनाइट होके काम करेंगे तो बेहतर हो सकता है। क्रेडिट लेना नहीं लेना वो सेकेंडरी चीज़ है। मेरा तो यही कहना है कि आप पहले अलीग हैं, पहले एक यूनाइट हो जाएं, और इसमें जो भी चीज़ें करना चाहिए जिससे ये कैंपस में डेवलपमेंट हो और बात सेंट्रल गवर्नमेंट तक पहुँचे, तो ये यूनिटी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि यहाँ पे मैं देखा हूँ कि लोग ज़्यादातर क्रेडिट लेने के लिए आ जाते हैं कि मैं तो यहाँ से शुरू से देख रहा हूँ। अब जो क्या देख रहे थे नहीं देख रहे थे वो पास्ट है, बट प्रेजेंट क्या है उसको देखना चाहिए। तो यंग लीडरशिप की बहुत ज़रूरत है, जिसके वजह से ही आगे ये बात हो सकती है। बाकी सेंट्रल गवर्नमेंट तक पहुंचाना है तो हमें इसके लिए बहुत यूनाइट होना पड़ेगा। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले यहाँ आए हुए सभी साथियों का मैं शुक्रगुजार हूँ कि आप लोग आए, इस मुद्दे पे जो है हमें बात रखने का मौका मिला। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी किशनगंज कैंपस हमेशा से हम लोगों के दिल के बहुत करीब रहा है, और 2012 में आई थिंक जो जद्दोजहद जो स्ट्रगल हुआ उसके बाद से हमेशा ये किशनगंज कैंपस जो है हमेशा एक मुद्दा बना रहा है, चाहे ये पॉलिटिकल हो या फिर हमारे जितने भी लीडर्स हैं वो लोग सिर्फ ये सोच करके इस पे आते हैं कि हम अपना क्रेडिट लें। क्रेडिट जो है, जो सच्चे दिल से अगर कोई काम करेगा और वो सक्सेसफुल हो जाता है तो उसके हकदार सारे लोग हैं जो भी पार्टिसिपेट होते हैं। तो ये एक अलग मुद्दा है, लेकिन सबसे पहली बात यह है कि जिस काम को हम लोग आगे बढ़ाए थे 2012 में, वो अभी तक हम लोग उसके डेस्टिनेशन तक हम लोग जो है उस चीज़ को अभी तक कंप्लीट नहीं कर पाए, वो आधी अधूरी रह गई है अभी तक। इतने लगभग 13 साल 14 साल के स्ट्रगल जो है, अब AMU किशनगंज, मैं तो ये चाहता हूँ कि आप लोग वहाँ के कैंपस को विज़िट करें, उसके खस्ता हाल को देखें, तब जा कर के आप लोग ये समझेंगे कि किस बुरे हाल में AMU के कैंपस जो है गुजर रहा है। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि एक माँ भी अपने बच्चे को दूध नहीं तब तक नहीं पिलाती जब तक वो रोता बिलखता नहीं है, चीखता नहीं है। तो हम ये कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि जो है बिना हमारे एजिटेशन से दोबारा जो फ़ंड रिलीज़ होना है या जो भी रिक्वायरमेंट है AMU किशनगंज को, वो चीज़ मिल जाएगा बिना हमारे कोशिश करने से। हम लोग ये सोचते हैं कि आसान हो रही है। पॉज कर दें उसको वीडियो। तो एजुकेशन प्लेज अ वेरी इम्पोर्टेंट पार्ट इन आवर लाइफ, और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जो है वो एक रे ऑफ होप है ऑफ हमारे कम्युनिटी के लिए, क्योंकि हम लोग इतने जो है इकोनॉमिकली इतने एडवांस नहीं है कि हम लोग अपने बच्चों को 10,000 15,000 महीना दे करके जो है अच्छे से अच्छे कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ में भेज सकें। और किशनगंज और सीमांचल जैसे पिछड़े इलाके के लोगों के लिए अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी इज़ अ रे ऑफ होप। इफ़ टुडे वी विल नॉट fight, tomorrow our kids definitely will raise a question that what you are doing when अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। और मैं मोहम्मद मुदस्सिर आलम अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का एक तालिब इल्म रहा हूँ, ओल्ड बॉय कहिए। और मेरा क़याम रहा है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में 1999 से 2005 तक। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में मुझे मौका मिला ग्रेजुएशन करने का, BSc ऑनर्स जूलॉजी, और उसमें मैं गोल्ड मेडलिस्ट भी रहा था। टॉपर था मैं, बॉयज़ और गर्ल्स को मिला के अब्दुल्ला हॉल में भी पैरेलल चलता था। और फिर मैंने जर्नलिज़्म किया उस टाइम पे, जर्नलिज़्म एंड मास कम्युनिकेशन, MA इन जर्नलिज़्म मास कम्युनिकेशन। तो 2005 में पास आउट हुआ। और उसके बाद जैसा होता है कि आप प्रोफेशनल कोर्स कोई भी करते हैं तो वहाँ से अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से सबसे नज़दीक का जो
पड़ाव होता है, और जब आप लोग भी पढ़ रहे होंगे, जब पढ़ चुके होंगे, सबसे ज़्यादा एएमयू में रहते हुए आप दिल्ली ही जाते होंगे, तो हम भी जाते थे। तो ये सिलसिला चला, फिर वहाँ जॉब की अलग अलग जगह पे, जो कि लंबा, जो ज़्यादा मैं अपने बारे में आज बताने आया नहीं हूँ। तो अभी फ़िलहाल मैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का तालिब इल्म तो था, लेकिन अभी मैं एक और सेंट्रल यूनिवर्सिटी है जो बिहार की पहली सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार, हिंदी में उसको दक्षिण बिहार केंद्र विश्वविद्यालय कहते हैं। तो जैसे किशनगंज में जहाँ मैं बैठा हुआ हूँ, ये बिहार का एक्सट्रीम नॉर्थ है, यहाँ के बाद बिहार ख़त्म होता है। वो यूनिवर्सिटी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है जो कि एक्सट्रीम साउथ में है, तो बिहार वहाँ भी ख़त्म हो जाता है। तो दोनों अलग अलग बॉर्डर है। इसमें सिमिलैरिटीज़ कहिए या ये दो छोर है बिहार का, उसकी किस्मत देखिए, वो किस्मत में कितना फ़र्क है। बॉर्डर एरिया ये भी है और बॉर्डर एरिया वो भी है। और अभी तक अगर गया जो जगह है, वो जगह जानी जाती है, काफ़ी पुराना इतिहास है उसका, तारीख़ काफ़ी पुरानी रही है। हर कोई को पता है कि बोध गया है, वहाँ पे बुद्ध की धरती रही है। और किशनगंज की बात करें तो किशनगंज की भी कई ख़ासियत हैं कि इंडिया के यहाँ का जो अनफॉर्चुनेट, हम लोग जब पढ़ाई करते थे तो एक पढ़ते थे हम लोग जीके का सवाल कि इंडिया का लिस्ट जो है लिटरेट डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, तो वो किशनगंज है। तो एक तरफ तो आपकी वो एरिया है, उसको बोलते हैं ज्ञान की, मोक्ष की धरती, जो ज्ञान है, नॉलेज, और यहाँ पे आपको रेफ़र किया जा रहा है कि नॉलेज के मामले में आप कम हैं। तो ये बातें थोड़ा सा टॉपिक से हट के भी लग सकती है आपको, लेकिन मैं बता इसलिए रहा हूँ कि आपको सिर्फ एएमयू किशनगंज को सिर्फ एक यूनिवर्सिटी की तरह नहीं देखना पड़ेगा। आपने क्या मिस किया है, जब तक वो आपको एहसास नहीं होगा तो आप अगले 50 साल तक भी कुछ नहीं कर पाइएगा, जहाँ है वहीं रहिएगा। क्योंकि मुझे तो कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं लग रहा है कि आज से 25 साल 30 साल पहले इसी स्कूल में पढ़ते थे, नेशनल हाई स्कूल में, वही बिल्डिंग थी, आज भी वही बिल्डिंग है। अंजुमन इस्लामिया भी वैसा ही है, कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं नज़र आएगा। हाँ, कुछ बिल्डिंग्स बन गई, जैसे ऊंची बिल्डिंग नहीं थी, उस ऊंची बिल्डिंग को देख के, अगर जो मेरे पीछे दिख रहा है, शायद दिख भी रहा हो, नहीं भी दिख रहा हो, आप बोलेंगे कि वहाँ खाली मैदान था, वहाँ बिल्डिंग बन गई तो डेवलपमेंट हो गया किशनगंज का। तो अगर आप किसी भी एक इकनॉमिस्ट के पास जाइएगा और जब आप टर्म्स से बात कीजिएगा उससे, तो वो बोलेगा कुछ नहीं है, वो एक बिल्कुल एक सेट है और उससे ज़्यादा कुछ नहीं है। उसका आपके इकनॉमी से, आपके फाइनेंशियल से कोई लेना देना नहीं है। क्योंकि हर ज़माने में पैसे वाले लोग रहे हैं, वो अलग अलग शक्ल में रहे हैं। आज भी कुछ लोगों के पास पैसा आया है तो घर बना लिया, कुछ गाड़ियाँ खरीद ली, लेकिन किशनगंज का मुद्दा 20 साल पहले, 40 साल पहले जहाँ था, आज भी वहीं है कि हम हैं कहाँ। सिर्फ एएमयू की बात मत कीजिए, ना तो आपके पास कोई यूनिवर्सिटी है ही नहीं। इतनी बड़ी आबादी, लाखों की आबादी, और एक यूनिवर्सिटी आपको नहीं मिला है, आपको एक मेडिकल कॉलेज नहीं मिला गवर्नमेंट का, और कई बातें हैं। आपके पास एक फुल फ्लेज्ड गर्ल्स के लिए एक बढ़िया कॉलेज नहीं है यहाँ पे आपके लिए, और आप महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं। तो ये सारी चीज़ें टॉपिक से थोड़ी सी हट के हैं, लेकिन मैं इसलिए ला रहा हूँ कि उसमें एक होप अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी किशनगंज कैंपस था। तो आप लोगों में से कई लोगों ने बहुत सारी बातें बोल दी है कि क्या प्रॉब्लम्स थी, कब से शुरुआत हुई। क्योंकि मैं इस मुद्दे से, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के जब आप तालिब इल्म होते हैं, दुनिया में कहीं भी जाएँ आप, तो एक जो आइडेंटिटी आपकी है, और शायद आपके अंदर एक तरह से वो आपके ब्लड में एएमयू आ जाता है। लोग तो मजाक में कहते हैं कि आपके ब्लड में चाय दौड़ रही है, वो चाय की शक्ल में ही शायद वो जो रूह है सर सैयद अहमद ख़ान की, वो हर किसी के अंदर दौड़ रहा है। शायद वो चाय की शक्ल में आया हो या डाइनिंग के खाने की शक्ल में आया हो, है आपके अंदर। और आप जब एक अलीग होके अलीग बोलते हैं, अपने को एएमयू बोलते हैं, तो शायद वो एहसास आपको अपनेपन होने का, जो आप में और हमारे बीच में जो बॉन्डिंग है, वो बॉन्डिंग अपने आप डेवलप हुआ है। आप यहाँ रहें, कहीं रहें, तो डेवलप हुआ है। आज मैं हूँ या आप लोग हैं, कई लोग पढ़ाई कर रहे हैं, कई लोग सेट हैं अपने में, उसके बावजूद आप टाइम निकल के यहाँ आए, और कल बकरीद हुई और आज आए हैं, तो समझिए एक तरह से बहुत बड़ी कुर्बानी है। और जो 4 बजे के टाइमिंग होता है, और जो अलीगढ़ में रहे हैं उसको पता है कि दिन का 1 घंटे की सोने की क्या अहमियत है। अच्छे से समझते होंगे कि उसको छोड़ के, आप बिस्तर को छोड़ के, और आज कोई काम नहीं था, संडे का दिन था, लेकिन जो लोग भी हम लोग आए हैं, और यहीं से जो उम्मीद की किरण जो होती है ना, ये चंद लोग ही जो है, कुछ लोगों से ही काम होता है। क्रेडिट वेडिट वो सब बहुत पीछे की चीज़ है। अब उसको आप कुछ मत सोचिए। क्रेडिट क्या है, काम करेंगे
तो कहीं ना कहीं से उसको आपको सेटिस्फेक्शन जो होगा वो किसी के बोलने से नहीं होगा, वो इंटरनल सेटिस्फेक्शन होता है। आज हम लोग जो आए हैं यहाँ से वापस जाएंगे, भले ही हमारा एफर्ट ज़ीरो हो सकता है, उसका रिजल्ट ना निकले, लेकिन आपने अपने तरफ से एफर्ट लगाया, तो आपने जब अपने तरफ से एफर्ट लगाया तो इसका कहीं ना कहीं रिजल्ट आएगा। अब जैसे कि मैं बता रहा हूँ कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जो कैंपेन रहा है, जो एक पूरा जो सेंटर का कंसेप्ट रहा है, उससे मुझे मौका मिला, फॉर्चुनेट हूँ मैं, मुझे बहुत करीब उसके रहने का मौका मिला। इसलिए मौका मिला कि नया नया मैं अलीगढ़ से पास आउट था और उस टाइम पे जवानी का भी जोश रहता है, लोगों को कुछ कर गुजरने की भी बहुत ज़्यादा, जैसे जो आपके अंदर अभी जो जज्बा है, ये जज्बा मेरे अंदर 15 साल पहले था। तो मैंने एक एक चीज़ को पढ़ा है उस वक्त, और आज भी मेरे पास डॉक्यूमेंट्स हैं उसके पास। मेरे पास इतने डॉक्यूमेंट्स हैं कि शायद किसी के पास नहीं होगा। अभी भी मेरे पास वो डॉक्यूमेंट्स रखे हुए हैं, कहाँ पे किस तरह से पत्राचार या लेटर का एक्सचेंज हुआ, कहाँ पे मुद्दा फंसा था, कहाँ से निकला, और कहाँ अभी मुद्दा फंसा हुआ है, उसकी भी समझ मुझे है। लेकिन शायद वही है कि बीटिंग अबाउट द बुशेस वही हो रहा है कि जहाँ जो मुद्दा एग्जैक्ट इसका कहाँ प्रॉब्लम है वो लोग नहीं समझ करके, कुछ लोग अपने अपने इंडिविजुअल तरीके से काम कर रहे हैं। ठीक है, वो कर रहे हैं, अच्छी बात है, ऐसी कोई बात नहीं कि वो गलत कर रहे हैं। शायद उनको वो पता नहीं कि वहाँ तक जाना है, कैसे जाना है। तो ये जो एएमयू किशनगंज का जो कंसेप्ट था, ये कंसेप्ट ओरिजिनली 2008-9 का है। स्ट्रक्चर कमेटी की जो रिकमेंडेशन आई थी उसमें था कि भाई क्या तरीका हो सकता है। तो उसमें यह था कि आप जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में कुछ लिमिटेशंस हैं, शायद एग्जैक्टली मुझे भी नहीं पता, लेकिन उस लोग मैंने सुना था, मैं सुन के बोल रहा हूँ कि आप एक 100% इस तरह की यूनिवर्सिटी नहीं खोल सकते हैं कि पैरेलल अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी टाइप की यूनिवर्सिटी नहीं खोल सकते हैं। लेकिन अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के एक्ट में ही प्रोविज़न एक निकाला गया कि आप इसके कैंपसेस खोल सकते हैं। तो उस पर भी लंबी डिबेट हुई कि नहीं, 25 किलोमीटर के दायरे से बाहर नहीं खोल सकते हैं, ये नहीं कर सकते, लेकिन उस पर भी यूनिवर्सिटी ने एक्शन लिया। उस वक्त के जो वाइस चांसलर थे प्रोफेसर पीके अब्दुल अजीज़, उन्होंने काफ़ी एक्टिवली इस पर काम किया। और उस वक्त के एचआरडी मिनिस्टर थे, फॉर्मर एचआरडी मिनिस्टर जो कि मरहूम अर्जुन सिंह साहब, उन्होंने भी काफ़ी इंटरेस्ट दिखाया। तो उन्होंने जिम्मेदारी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को दी कि भाई आप इसके कैंपसेस खोलिए, उन जगहों में खोलिए जहाँ पे जो मैंने फिगर आपके साथ शेयर किया कि वन ऑफ द लीस्ट लिटरेट डिस्ट्रिक्ट कौन है, किशनगंज है। तो लेकिन कुछ फैक्चुअल चीज़ों की कमी थी, जैसे कि एएमयू के प्रोस्पेक्टस में आप देखेंगे तो उसमें डिस्ट्रिक्ट्स का नाम है, तो आप कटिहार का नाम देखेंगे, किशनगंज का नाम नहीं देखेंगे। तो उनको इतना आइडिया नहीं रहा होगा, तो उन्होंने पहले कटिहार इसको अनाउंस किया, लेकिन बाद में फिर यहाँ से कोशिश हुई, मौलाना असरारुल हक साहब ने भी और कई लोगों ने भी कहा कि नहीं, किशनगंज की ज़रूरत है, किशनगंज, तो किशनगंज शिफ्ट कर दिया गया। और फिर बहुत लंबा सा ये है कि ज़मीन वमीन वो मामला सब हो चुका था। तो ये कहेंगे कि ज़मीन नहीं और ये नहीं, तो बिहार गवर्नमेंट ने ज़मीन दे दी, सबने मेहनत की, ज़मीन मिल भी गई। और 30 दिसंबर 2011 का वो दिन था जिस दिन ऑफिशियली ज़मीन किशनगंज को सेंटर को 99 ईयर के लीज पे दिया बिहार गवर्नमेंट में। और ज़मीन को तो आप जैसे आप लोग जाते हैं देखते होंगे, वो ज़मीन कैसी ज़मीन आप देख रहे हैं, खैर उस पर मैं बात नहीं करूँगा, जो है वो भी बेहतर है। मिला कुछ और था, वो भी नहीं लिया गया। अब मुद्दा ये हुआ कि 2012 के बाद पीके अब्दुल अजीज़ साहब 17 दिन बाद रिटायर हो जाता है। तो जो कॉन्सेप्ट होता है, जो आपका कॉन्सेप्ट होता है, ब्रेन चाइल्ड होता है, दूसरा आदमी उसको अडॉप्ट भी कर सकता है, नहीं भी कर सकता। और सबसे बड़ा जो अनफॉर्चुनेट वहीं से शुरू होता है। उससे पहले भी एक अनफॉर्चुनेट हुआ है कि अगर पीके अब्दुल अजीज़ साहब वो 3 टुकड़े वाली ज़मीन एक्सेप्ट कर लेते तो उनके पास 2 साल पूरा रहता, यानी उन्होंने रिजेक्ट किया था 2009 में। अगर उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया होता तो 2 साल के अंदर कैंपस का तैयार हो जाता। आज जो आप पुलिस लाइन देख रहे हैं, ये वही ज़मीन है, जो ज़मीन उन्होंने रिजेक्ट किया था, जो पुलिस लाइन जिससे बन के तैयार हुआ है, ये पहले एएमयू किशनगंज को ही ऑफ़र किया गया था। बस उसमें यह था कि 3 टुकड़े में था, 50 एकड़ यहाँ, 100 एकड़ यहाँ, इस तरह से था। तो उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। अब जो भी वजह रही हो, और उसके वजह से फिर डिले होते होते साल भर 2 साल के बाद ये काम हो गया। तो हड़बड़ाहट में उन्होंने कर दिया, और उन्होंने प्रपोजल भी दे दिया कि 12th फाइनेंस में यूनिवर्सिटी को, इस यूनिवर्सिटी को, इस कैंपस को भी कुछ फिनंशियल ग्रांट दे दिया जाए। जो कि प्रपोजल था उनका, सब लोग करके चले गए, लेकिन इसको परसू नहीं किया गया। फिर क्या हुआ कि एक लिटिगेशन आया, कोर्ट में मामला गया कि इलीगल है, नहीं है। फिर वो लीगल भी हो गया कि नहीं भाई, ये कैंपस लीगल है। तो जो यूपीए 1 की गवर्नमेंट जा रही, 2 की गवर्नमेंट जा रही थी, तो उसके लास्ट में फाउंडेशन भी हुआ यहाँ पे, जमीरुद्दीन शाह आए, उन्होंने किया। और उसके बाद 10 करोड़ रुपए भी रिलीज़ हुए, जिसपे कि बाउंड्री बनी थी, जो कि अभी टूट चुकी है। उसके बाद ये प्रपोजल आया कि 136 करोड़ मिलेंगे, जो कि आज तक नहीं मिला है। तो यूनिवर्सिटी को कुछ रनिंग कॉस्ट वगैरह कुछ मिलता है जिससे अभी तक, जो आपने कहा कि
जो कोर्स चल रहा है MBA का, उसी से चलता है, जो कि और जो कि यहाँ पे एक था कि एडहॉक पे फैकल्टी हायर होगी, उसको भी बाद में चेंज करके गेस्ट फैकल्टी कर दिया गया। तो इसमें कुछ इंक्रीजिंग नहीं हुआ, डिक्रीजिंग में ही जा रहा है। एक तो था ही नहीं कुछ, आपका घड़ा खाली है और उसमें 2-4 चीज़ें वो भी निकाल लिया गया। अब ले दे के अब क्या बचा आपके पास, एक MBA बचा है। उसमें से भी क्या है कि स्टूडेंट ऐसे आ रहे हैं जिनको कि कहीं कुछ नहीं मिल रहा है, या आ भी रहे हैं तो वो फिर कोशिश करते हैं कि नेक्स्ट ईयर मेरा मेन कैंपस हो जाए, ये कुछ है। लेकिन अब करना क्या है, क्योंकि हम बातें तो बहुत लंबी हो सकती हैं। देखिए, जहाँ तक, क्योंकि मैं भी यूनिवर्सिटी सिस्टम का पार्ट हूँ और बहुत करीब से देखता हूँ कि यूनिवर्सिटी कैसे चलती है, फंड्स कैसे मिलता है। तो आप कहेंगे कि आज के दिन में एजिटेशन करेंगे या कोई पॉलिटिशियन इसको लीड करेगा, अब वो सब कोई ज़रूरत नहीं है। मामला ये है कि कहीं ना कहीं मुझे जो फील होता है, लैक ऑफ विलिंगनेस, आपके अंदर चाहत नहीं है। और चाहत वहीं से ख़त्म हो गई थी जिस दिन PK अब्दुल अजीज़ साहब रिटायर हुए थे, जो फैक्ट है। 2012 में 17 जनवरी को वो रिटायर होते हैं। उसके बाद इस सेंटर को लेके किस्मत अच्छी थी मुर्शिदाबाद की और मल्लापुरम की कि वो आ चुका था प्रोसेस में, तो उसमें बिल्डिंग्स बने, जो भी बने, जितना भी बना है, बहुत कुछ बना है। लेकिन यहाँ पे उस तरह से कुछ हुआ नहीं। बाद में डायरेक्टर्स अपॉइंट हुए, तो डायरेक्टर्स भी होता है तो वो तो वाइस चांसलर के अंडर काम करते हैं, वाइस चांसलर को रिपोर्टिंग होती है, वो सारे फैसले लेने के लिए इंडिपेंडेंट होते नहीं हैं। दूसरी बात है कि रिमोट लोकेशन में जो डायरेक्टर्स आए, यहाँ के रेगुलर इस इलाके के भी नहीं थे और उनके पास भी कुछ लिमिटेशंस थी, क्योंकि ये तैयार किया हुआ खाका नहीं है ना। अगर यही चीज़ ऑलरेडी AMU कैंपस रनिंग में होता 10 साल पहले कहीं पे, तो एक होता है कि उस पैटर्न पे हमें चलाना है। यहाँ हर कुछ नहीं थी और नहीं होते 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 चीज़ें इतनी कॉम्प्लिकेटेड हो गई कि अब इस हालत में है कि सिर्फ वो सांस ले रहा है। लेकिन जब उम्मीद है कि आदमी को आखिरी सांस तक भी उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए, तो जब आखिरी सांस ले रहा है तो हम लोग यहाँ बैठे हैं कि क्या हम लोग कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो मेरी समझ में जो बातें हैं, जो कि मैं देखता हूँ कि कोई भी यूनिवर्सिटी को 1 रुपया भी अगर रिलीज़ होता है तो उसके लिए यूनिवर्सिटी अप्रोच करती, कॉमन पब्लिक यूनिवर्सिटी नहीं चलाता है। एक आम नागरिक जो है वो यूनिवर्सिटी के किसी भी फैसले में, किसी भी तरह के जो सरकारी काम होते हैं उसमें आप कैसे इन्वॉल्व हो सकते हैं? क्या वो लीगली पॉसिबल है? हमारे साथ वकील साहब भी हैं यहाँ पे, पॉसिबल ही नहीं है। वो तो भाई यूनिवर्सिटी चलाएगी। हाँ, ये है कि सेंट्रल गवर्नमेंट फंडेड यूनिवर्सिटी है तो सेंट्रल गवर्नमेंट फंड देती है, लेकिन आप सेंट्रल गवर्नमेंट को ही बार बार बोलेंगे वो नहीं दे रही है, नहीं दे रही है। तो आपने जो एग्जाम्पल दिया कि बच्चा रोता है तब तो दूध मिलता है, तो बच्चा यहाँ पे कौन हुआ? बच्चा यूनिवर्सिटी हुआ, ये कैंपस हुआ ना। तो यहाँ को जो रो रहा है, जो यहाँ पे आवाज़ पहुँचाने वाला ही कोई नहीं। गैप ये हो रहा है कि इस कैंपस को लेके आपको डाउन द लाइन 10 साल 20 साल में क्या प्लान है आपके पास? क्या AMU एडमिनिस्ट्रेशन के पास का कोई जवाब है? क्या आपने क्या सोचा इस कैंपस के बारे में? आप खुल गया, ठीक है, सब लोगों ने एफर्ट किया, जो चीज़ें थी जो हो गई पास्ट में, लीडरान भी जो जिन्होंने लीड किया वो भी दुनिया में नहीं रहे। बाकी जो NGOs जो कि सोशल ग्रुप्स एक्टिव हुए थे उस टाइम पे, अब आज के दिन में ऑलमोस्ट सारे डिसफंक्शन हो चुके, कोई काम नहीं कर रहा है। मतलब वो ग्रुप्स हुए थे, प्रेशर ग्रुप बना, काम भी हुआ, तो हर किसी का अपना अपना काम था, हर कोई अपने अपने काम में लग गया है। और एक लंबा वक्फा है, 2 डिकेट होने जा रहा है, मतलब 15 साल से तो ज़्यादा हो ही गया, तो आगे क्या कर सकते हैं? तो जो इस मीटिंग में हम लोग यहाँ जमा हुए हैं, तो आज तो हम लोग कम लोग हैं, तो आप में से जो कुछ लोग हैं, कुछ चीज़ें मैं जो बता रहा हूँ, इस चीज़ों को लेकर आप जहाँ भी बैठे हैं बात करें, डिस्कशन करें अपने अपने लेवल पर। आप कहीं बैठ रहे हैं 10 लोगों को बताएं इस बात को। देखिए, प्रॉब्लम अभी मुझे जो समझ में आ रहा है, ये एडमिनिस्ट्रेशन के लेवल पे है। अगर AMU के करंट वाइस चांसलर अगर एक प्रपोज, हाँ, करंट वाइस चांसलर जो भी हैं, वो सबसे बड़ी बात है कि जब आपके एक PK अब्दुल अजीज़ साहब इतने खुश होते थे कैंपसेस का नाम लेके, बोला कि भाई, उनकी इंग्लिश में थे, बोला कि मुदस्सिर, डू यू इमेजिन we have got around 1100 acres of extra land out of Aligarh. It is a huge achievement for the university. आज के दिन में एक धुर कोई ज़मीन नहीं देता और AMU का कैंपस इतना बड़ा, AMU को अपॉर्चुनिटी मिली और किस वजह से मिली आपको मैंने बताया, और उसका इम्पोर्टेंस ही ये लोग भूलते जा रहे हैं। उनको ये लग रहा है कि बस ये बोझ आ गया, अननेसेसरी बोझ आ गया है। आज मैं जो आपसे बोल रहा हूँ, जैसे कि हम लोग तराना बोलते हैं कि जो अब्र यहाँ से उठा है सारे जहाँ पे बरसेगा, खुद अपने भी चमन में बरसेगा, गैरों के चमन में भी बरसेगा। तो आज जो हम लोग यहाँ बैठे हैं वो उसी तराने से इंस्पायर्ड होकर बैठे हैं कि गौर व फिक्र जो कर रहे हैं, क्योंकि
ये अलीगढ़ ने दिया है हमें। आप कहीं भी होंगे अपने मादरे दर्जगाह के बारे में सोचेंगे, आप कभी भी नहीं सोचेंगे कि हम इसको डिग्रेड करें, इसकी क्वालिटी को हम ख़राब करें। तो ये जो कंसर्न उस वक्त था, शायद आप लोगों को पता हो या नहीं हो, उस जनरेशन में आप लोग कितने बड़े थे, सबसे बड़ा इशू यही आया था कि एएमयू का जो एक आइडेंटिटी है वो डाइल्यूट हो जाएगी। इस पर काफ़ी लंबा डिबेट हुआ था कि भाई बिहार में जाएगी, वहाँ लोग लुंगी पहन के घूमेंगे, तो ये एएमयू तो लुंगी वालों की हो जाएगी। ये चीज़, ये वर्ड्स हैं जो उस वक्त के वर्ड्स थे और हमें जस्टिफाई करना पड़ा था। तो उस पर पी के अब्दुल अजीज बोले डाइवर्सिटी, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, बोले कि भाई यही तो अली कल्चर हमें दूसरे जगह भी पहुंचाना, सिर्फ अलीगढ़ तक क्यों महदूद रखें। तो ये सारी चीज़ें चल रही थी और इसी कंसेप्ट पे ये लाया गया था कैंपस। और जितना भी बना था, अभी भी अलीगढ़ के जो बच्चे यहाँ पढ़ते होंगे वो एएमयू के ही कल्चर को कैरी कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि वो लोकल कल्चर को घुसा दिए, कोई जाके कुछ भी कर रहा है, फॉलो तो वही कर रहे हैं। लेकिन जो कहा गया था मिसकंसेप्शन, वो सब अब बातें हैं भी नहीं, क्योंकि आपको कोई सवाल भी पूछ सकता है कि भाई फ़ायदा क्या। फ़ायदा ये है कि अलीगढ़ सिर्फ एएमयू सिर्फ अलीगढ़ तक महदूद न रहे। ठीक है, आपके एलुमनाई अक्रॉस इन वर्ल्ड हैं, लेकिन रिप्रेजेंटेशन एज ए इंस्टीट्यूशन नहीं कर रहे हैं। इंस्टीट्यूशन होना ज़रूरी है। जैसे कि किशनगंज कोई आए तो उसको लगे कि हाँ यहाँ भी एक एएमयू है, बिल्कुल हम मिनी एएमयू देख रहे हैं यहाँ पे। कोई मल्लापुरम जाए तो वहाँ देखे कि हाँ मिनी एएमयू देख रहे हैं, मुर्शिदाबाद देख रहे हैं। लेकिन आप ऐसे सोचिएगा निगेटिव वे में कि नहीं हमारी आइडेंटिटी डाइल्यूट हो। देखिए, काम करने के लिए ये भी था कुछ प्रोफेसर्स को खतरा या कुछ ऑफिसर्स को कि हमें वहाँ पे डिप्यूटेशन में भेज दिया जाएगा, तो हम अलीगढ़ के जो है कंफर्ट को छोड़ के हम वहाँ जाके क्यों रहेंगे। ये भी एक वजह थी। ठीक है, वो इंसानी फितरत है, हर कोई किसी अपनी फैमिली के साथ सेटल है, वो तो चाहेगा कि भाई हम। लेकिन ये जो काम है एएमयू किशनगंज का या एएमयू सेंटर्स का, ये आपके पर्सनल काम से बहुत ऊँचा काम है। अगर आप यहाँ आके किशनगंज में पढ़ना है, आज के दिन में तो जॉब के लिए, जिसको जॉब नहीं है वो तो भाई अंडमान में भी मिलेगा तो वहाँ जाके जॉब करेंगे। और मेरे तो जानने वाले में प्रोफेसर में तो बोलने के हम चाहते हैं कि मौका मिले हमको जाने का। हाँ, कई लोग हैं, दिन पहले बोले, कई लोग हैं जो, लगा सुनकर। कई लोग हैं जो, क्योंकि भाई ये काम अलग है ना, एजुकेशन का काम है। आप किसी इंस्टीट्यूट को बिल्डअप कर रहे हैं, खड़ा कर रहे हैं, जो खड़ा नहीं हुआ है, कितना बड़ा काम है। कल तक आना, हमेशा जनरेशन सर सैयद अहमद खां को याद रखेगी, लेकिन जो डायरेक्टर्स आ रहे हैं, जो भी लोग आ रहे हैं, अगर वो अच्छे से काम करे तो कहीं ना कहीं तो इसको हिस्ट्री में वो दर्ज हो ही जाएंगे ना। तो क्योंकि बात लंबी हो जाएगी और कभी हम लोग और बात करेंगे और इस पर जो करेंगे। मैं आ रहा हूँ कि अभी जो मुझे लगता है कि प्रोएक्टिव जो काम करना है, अगर एएमयू एडमिनिस्ट्रेशन इसको अपने पेरेंट कैंपस की तरह इन कैंपसेस को, क्योंकि मुर्शिदाबाद मल्लापुरम तो काफ़ी हद तक अच्छा चल रहा है, किशनगंज को भी ये समझे कि ये मेरा अपना बच्चा है, आवर ओन चाइल्ड, माई ओन चाइल्ड। और क्या प्रॉब्लम्स हैं, प्रॉब्लम्स क्या है, फंड का प्रॉब्लम। फंड के लिए आपको भाई जो भी आपको जो भी प्रपोजल्स हैं, प्रपोजल्स बनाने होंगे, जस्टिफाई करना होगा। जो मिनिस्ट्री में आपके फाइल्स जाएंगे, जो प्रपोजल जाएंगे, आप ऐसा प्रपोजल दें कि उनको लगे कि भाई ये बहुत अच्छा रीज़न है। देखिए, गवर्नमेंट किसी को रोकती नहीं आगे बढ़ने से, आपको जस्टिफाई करना होगा कि आप कितना ज़रूरी है आपका ये जो काम है। ठीक है, ये प्रोसेस में आ जाता तो इतनी दिक्कतें नहीं होती, प्रोसेस में नहीं आया इसलिए प्रोसेस में लाना होगा। एक बार आप प्रोसेस में लेके आ जाएंगे तो प्रॉपर हर साल जो भी बजट होता है उस बजट में इसका भी नाम होगा। और साथ ही साथ धीरे धीरे जो भी होता है, अभी एक जो बहुत बड़ा इशू है जिसको कि लोग बोलते हैं, अगर आईएमयू में भी किसी से बात करेंगे कि एनजीटी ने रोक लगाई हुई, एनजीटी ने केस किया हुआ है। देखिए, एनजीटी ने केस किया हुआ, ठीक है, जो भी वजह रही हो, किस वजह से, पता है हमें भी किस वजह से केस हुआ था, किसने किया, क्यों किया, वो तो बहुत लंबा डिबेट है उस पर। लेकिन अब केस हो गया तो केस का तो हल भी निकालना पड़ेगा। उसके लिए आपके पास, अगर आप अपने एलुमनाई में से किसी को बोल दें, जो हमारे एक से एक सीनियर अलिक्स जो एडवोकेट हैं या जजेस हैं, उनसे अगर आप थोड़ा सा राब्ता कायम करें, तो एएमयू को खुद करना होगा ना, ये हम और आप बैठ के थोड़ी करेंगे। भाई आप पे केस हुआ है, आप पे ऐसे भी केस होता है। अलीगढ़ में आपकी ज़मीन जो म्यूनिसिपैलिटी वाले ने जो किया, उस पर जो बोर्ड लगाया, आपने फ़ौरन कार्रवाई की कि नहीं की? क्योंकि वो अलीगढ़ में था तो आपने फ़ौरन कार्रवाई की, हलचल मच गया पूरी दुनिया में कि एएमयू के ज़मीन पे म्यूनिसिपैलिटी वाले ने वो किया ना नगर। लेकिन किशनगंज को लेके कहीं हलचल देखते हैं आप कि एनजीटी का स्टे क्या है? उन्होंने आप पे स्टे लगाया है तो आपको सेटिस्फाई करना होगा विथ लॉजिकल आंसर्स, क्योंकि इसी महानंदा नदी के किनारे already have example Huh? that police line they have पुलिस लाइन, हाँ, पुलिस लाइन दे हैव कंस्ट्रक्टेड, पुलिस लाइन अर्राबारी, डॉक्टर एपीजे कलाम कॉलेज, ये जो है बिल्कुल उसी नदी के किनारे है। तो या तो फिर वो एएमयू की जमीन वाला भी मामला इतना बड़ा गर्म हुआ। तो आप इसको, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन से मेरी भी बात हुई है,
अलग सोर्सेज, तो वही बताया गया एनजीटी का स्टे, तो हम उस पर कंस्ट्रक्शन कैसे कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं। केस को हुए 5-6 साल हो चुका होगा, तो आपने क्या स्टेप्स लिया, आपने क्या नहीं स्टेप, ये कि आम पब्लिक लेगी स्टेप्स, या हम जैसे लुमनाई हम लोग कैसे ले सकते हैं। ये तो काम आपका है ना, कैंपस आपका, चलाना आपको है। तो एनजीटी का स्टे आप हटवाइए, आप अच्छे से ग्लोबल एलुमनाई, अगर आपके पास फंड्स नहीं है तो ग्लोबल एलुमनाई में अप्रोच कीजिए, क्योंकि आपके केस को हर कोई सुप्रीम कोर्ट में कोई भी लड़ लेता है। हमारे बहुत सारे सीनियर्स हैं जो कि बहुत फ़ख्र महसूस करते हैं, क्योंकि एमयू के माइनॉरिटी स्टेटस वाला मामला है, उस पर भी हमारे सीनियर अलीग्स भी उसमें इन्वॉल्व रहते हैं। तो ये भी तो छोटा सा मुद्दा है। और सुनने में तो ये भी आया है कि जब हेयरिंग होती है कोर्ट में, तो उस दिन कोई एमयू से रिप्रेजेंटेशन तक नहीं होता है। तो सोच सकते हैं आप कि कितना ज़्यादा नेग्लिजेंस है। तो हमारे ये बोलना कि भाई फंडिंग नहीं आ रही है और वो जिम्मेदार है, ये जिम्मेदार कौन है आपको समझ में आ रहा है। लैक ऑफ विलिंगनेस, स्टेप चाइल्ड भी नहीं समझा जा रहा है। कि होता है ना कि चलो स्टेप सौतेला भी बच्चा होता है तो थोड़ा कभी कभी प्यार आ जाता है, उतना भी नहीं आ रहा है। ये बिल्कुल यतीम बना के छोड़ दिया गया है। आप एक डायरेक्टर अपॉइंट कर देते हैं, एक MBA सिंबॉलिक कोर्स चला रहे हैं जिसमें कि गेस्ट फैकल्टी से आप चलवा रहे हैं, बिहार गवर्नमेंट से आपको मिला हुआ है, जो भी मिला बिहार गवर्नमेंट कब तक देगी आपको। हाँ, अगर बिहार गवर्नमेंट के ही आपको बिल्डिंग्स में चलते हुए आपने ज़मीन क्यों ली, तो ज़मीन ली है तो वहाँ तो कुछ तो होना चाहिए। एनजीटी से आप उसको हटवाइए, उसके जो भी स्टेटस को लगा हुआ है। दूसरा है कि उसके लिए जो प्रॉपर फंड है उसके लिए आप डिमांड कीजिए, क्योंकि इन्होंने हसन इमाम साहब का नाम लिया, मेरी से भी बात हुई थी उनसे, तो उन्होंने भी कुछ वादे किए थे, यही किए थे कि BLLB, तो मैंने सवाल भी किया था कि BLLB कैसे आप खोलेंगे, तो थोड़ा सा वो भी हो गया था, क्योंकि मुझे पता है कि इतना आसान नहीं है खोलना, क्योंकि आपके पास बहुत इश्यूज़ हैं। उनको भी वो भी लोगों को ऐसे बोलते हॉस्टल बनाओ, हॉस्टल आपने नहीं बनाया, वो बिहार गवर्नमेंट का हॉस्टल है। आपने ये दिखाया कि हम काम करें, क्योंकि इस तरह से आप लोगों को बेवकूफ़ नहीं बना सकते ना, क्योंकि आप बेसिकली एमयू के लिए काम नहीं करें। एमयू का कोई काम नहीं हुआ है। बिल्डिंग वो 10 करोड़ में जो बाउंड्री बनी वो भी आधी से ज़्यादा तबाह हो चुकी है। हाँ, आपको वहाँ पे जो फ्लडिंग का इशू था उसके लिए बांध भी बना दिया गया बिहार गवर्नमेंट की तरफ से, फिर भी आपकी तरफ से कुछ नहीं हुआ। तो इश्यूज़ मोटा मोटी जो मैंने इतनी लंबी बातें कही, पहला तो है कि स्टेप चाइल्ड ना समझा जाए एमयू किशनगंज को, और जो PK अब्दुल अजीज़ साहब और सर सैयद अली रहमा के जो उनके ख्वाब थे, उनके ड्रीम को कहीं ना कहीं आप कुचल रहे हैं। उनको अगर एमयू को अलीगढ़ तक महदूद रहना होता तो फिर ये तराना ही नहीं बनता जो अब यहाँ से उठा है, सारे जहाँ पे बरसेगा, खुद अपने ज़मीन पे बरसेगा, गैरों के ज़मीन पे बरसेगा। तो आप क्या कर रहे हैं, अलीगढ़ तक ही बरसेगा सिर्फ क्या, और बरसेगा तो क्या मतलब है कि सिर्फ वो एलुमनाई ही बरसेंगे, एमयू ही खुद उठ के चला जाए, ताकि और वहाँ से कहीं और भी जाता है। आज यहाँ किशनगंज बना, पूरे इंडिया में आज IIMs के कैंपस बन रहे हैं, एम्स जैसे इतने कितने सारे बन गए। IIMs IITs से तो आपका रैंक तो IITs का IIMs का रैंक तो ज़्यादा है। जब उनके कैंपसेस बन गए, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं कि हमारा बोधगया जैसी जगह में IIM का बोधगया कैंपस खुल गया, जिसके बारे में बता रहा हूँ मैंने जो बातें की। आज वो अगर गया को देखेंगे और किशनगंज को देखेंगे तो गया में ज़्यादा प्रॉब्लम्स है। जियोग्राफिकली दैट लैंड इज़ नॉट सुटेबल फॉर एनी इंस्टीट्यूशन। पानी नहीं है वहाँ पे, ग्राउंड लेवल वाटर नहीं है। कोई भी चीज़ है, एक बच्चा ही पैदा होता है, उस टाइम ही हैज टू फेस लॉट ऑफ थिंग्स ड्यू टू सर्वाइव एनवायरमेंटल इश्यूज एंड ऑल। तो कोई इंस्टीट्यूट जब स्टार्ट होता है तो सारी चीज़ हम कंसीडर नहीं कर सकते एक ही साथ हो जाए, तो ये सारी चीज़ें प्रॉब्लम्स आ सकती है। हाँ, तो हमें सबसे पहले ये चीज़ होगा कि हमारा पहला मोटिव यह है कि एटलीस्ट अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का कैंपस जो है एक फंक्शनल फुल फ्लेज तो ना बने, लेकिन एक फंक्शनल हो, और वो भी यूनिवर्सिटी के तरफ से जो है सारी जो रिक्वायरमेंट है एक यूनिवर्सिटी या एक कोर्सेज को चलाने के लिए, वो सारी चीज़ें प्रोवाइड कराया जाए। बाकी इश्यूज़ जब सामने आएंगे तो उसको टैकल करेंगे। पहले ही सारी चीज़ों को सोच करके बैठ जाना है कि इतनी सारी प्रॉब्लम्स है, तो फिर तो हम कोई चीज़ कर ही नहीं सकते हैं, स्टेप्स ले ही नहीं सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें बिल्कुल आपका बिल्कुल सही ओपिनियन है, और मैं जो बातें किया करीब तो आप मेरी लाइन को समझ गए, आप लोग भी समझ गए होंगे। तो हम लोग अब जो 2012 वाला हमारा जो टैगलाइन था कि केंद्र सरकार पैसा नहीं दे रही है या कोई क्रेडिट ले रहा है, अब उन सबको हम भूल जाएं। क्रेडिट वाली हम बात ही नहीं करेंगे, सरकार को भी हम कुछ नहीं बोलेंगे, ठीक है। क्योंकि जिम्मेदार उस तरह से कोई किसी पे आप फिक्स नहीं करते। प्रॉब्लम्स मैंने बताया कि प्रॉब्लम लैक ऑफ विलिंगनेस। किशनगंज को आपको अपना बच्चा समझना पड़ेगा। जितना आप वहाँ के लिए केयर करते हैं, वहाँ के लिए कोई भी एलुमनाई करोड़ों में रुपया दे देते हैं, कोई नया डिपार्टमेंट बना देता है, कोई हॉस्टल बना देता है, कोई गेस्ट हाउस बना देता है, कोई गेट। हाँ, तो अभी हाल में भी बना है, हाल में भी फ्रैंक इस्लाम साहब ने पूरा मैनेजमेंट बनवा दिया।
फ्रैंक इस्लाम साहब ने पूरा मैनेजमेंट बनवा दिया फैकल्टी। और किशनगंज में अभी जो है सिर्फ आप एनजीटी से आप जो भी है आपका क्लियरेंस लीजिए, एक प्रॉपर वे में जो फंडिंग होता है, आप 100 करोड़ जो भी मांग रहे हैं मांगिए, 100 करोड़ का 100 करोड़ तो नहीं मिलेगा, लेकिन जो भी मिलेगा इमीडिएटली आप 2-3 बिल्डिंग्स खड़ी करवाइए और कुछ काम के कोर्सेज दीजिए जो इस इलाके को सुटेबल हो। ठीक है, इस इलाके में और जिस तरह का टेम्परामेंट है, अभी एमबीए बहुत आगे की चीज़ है। ठीक है, और वो एमबीए में वो बच्चे आ रहे हैं जो वो आ भी रहे हैं तो अधूरे दिल से आ रहे हैं। बीएड यहाँ के लिए बहुत अच्छी चीज़ थी, और बीएड को भी बहुत मतलब समझिए लैक ऑफ विलिंगनेस में उसको, या आप कहेंगे नेग्लिजेंस में ख़त्म किया गया। क्योंकि आपने भी देखा होगा 2 कमरे में बीएड कॉलेजेस चल रहे हैं। आपने देखा होगा कि प्राइवेट कॉलेज पेपर पे चल रहा है, और यहाँ पे एक ऑलरेडी जिसके पास इंडिया का वन ऑफ द ओल्डेस्ट फैकल्टी ऑफ एजुकेशन हो, उस यूनिवर्सिटी ने एनसीटीई से अप्रूवल लेने में कोताही कर दी। ये कोई बड़ा काम नहीं था, तो पेपर वर्क था और आपके पास प्रॉपर स्ट्रेंथ भी था, टीचर्स का फैसिलिटीज़ थी, लेकिन आप नहीं ले पाए। तो हर जगह जो है हर किसी ने कोताही दिखाई, जिस वजह से यूनिवर्सिटी इस लेवल पर आ गई है। और अभी भी अगर हम नहीं कुछ करेंगे तो कल को जो है फिर इतिहास में कहीं, क्योंकि कुछ तो मैं लिख दिया हूँ, तो मैं दुनिया में रहूँ ना रहूँ, तो लोग ऑनलाइन सर्च करेंगे, मेरे कुछ आर्टिकल्स देखेंगे तो बड़ा अफसोस होगा। जैसे होता है ना कि कोई चीज़ एक ज़माने में विक्रमशिला थी, यूनिवर्सिटी था, आज कहीं नामो निशान नहीं है। इसलिए नहीं है कि उसको कैरी ऑन नहीं किया गया। यूनिवर्सिटी जैसे ऑक्सफोर्ड है, कैम्ब्रिज है, इनका इतिहास इतना लंबा रहा, इसलिए रहा कि वो कैरी ऑन हुआ। ठीक है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ने 150 प्लस का जो किया अपना सफ़र, इसलिए क्या कि उसको कैरी ऑन किया गया। तो अगर आप चाहते हैं कि ये कहीं पे महानंदा के इतिहास के साथ वो जुड़ के ना रह जाए, तो अभी भी सच्चे दिल के साथ आप थोड़े से जागिए। अगर आपके पास इन्फॉर्मेशन नहीं है तो थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कीजिए, थोड़ा सा नॉक कीजिए, यहाँ के जो भी डायरेक्टर हैं उनसे भी जाके बात कीजिए कि आपने क्या सोचा है। अगर आपकी पहुँच अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर से है तो उनसे भी बात कीजिए कि काइंडली प्लीज़ इस सेंटर को भी ध्यान दें। और अगर आपके कोई ऐसे पॉलिटिशियन हो जो कि क्रेडिट व्रेडिट का गैप नहीं लेके, अगर उनको वो चाहें कि उन कुछ इस पर कंट्रीब्यूट करना चाहे, तो उनको ये बातें बताएं कि ये चीज़ें प्रॉब्लम्स हैं। और अगर कोई एडवोकेट या इस तरह से कोई सीनियर वकील जो इस केस को टैकल करना चाहते हो, एनजीटी में जो स्टे है, तो एक बहुत बड़ी बात होगी अगर स्टे वो हटवा दें। क्योंकि मैंने 2 एग्जाम्पल दिया, वो 2 एग्जाम्पल बहुत फिट बैठता है कि जब वो हो सकता है तो फिर ये क्यों नहीं हो सकता है। और इसका लॉन्ग टर्म नुकसान ये होगा कि अगर आप नहीं करेंगे तो आपके जो बच्चे हैं तो उनका इंटरेस्ट हमेशा कुछ और रह जाएगा, और आप यही बोलते रह जाएंगे वी आर इंडिया वन ऑफ द मोस्ट बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स। हाँ, लिटरेसी रेट आपका वही, माइनॉरिटी के नाम पे अगला कोई इंस्टीट्यूशन सोच भी नहीं सकेगा, वो हो भी नहीं सकता है। आगे की बात। और देखिए, ये जो कोई भी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी मेन कैंपस हो, कोई भी हो, ये नाम में थोड़ा सा माइनॉरिटी जुड़ा हुआ है, लेकिन इसमें जो हॉलिस्टिक होता है, इसमें हर किसी को फ़ायदा होता है, समाज के हर वर्ग को फ़ायदा होता है। आप अलीगढ़ में ही देखें 50-50 का रेशियो होता है, तो इसमें ऐसा नहीं है कि सिर्फ माइनॉरिटीज़ के लिए होता है, ये हर किसी के लिए होता है। और ये जो किशनगंज की जनता है ना, ये हर किसी को फ़ायदा होगा इससे, ऐसा नहीं है कि किसी एक सेक्शन को फ़ायदा होगा। अगर यहाँ पे यूनिवर्सिटी होंगी, चाहे आप नीचे 4th ग्रेड 3-4 से लेके ऊपर तक कई पोस्ट में लोकल लोगों का ही आपको वहाँ पर रिप्रेजेंटेटिव दिखेगा, बिजनेस अपॉर्चुनिटीज डेवलप होंगी। और किशनगंज भी आने वाले दिन में हो सकता है कि अगर आप इस तरह से करेंगे तो एजुकेशन हब भी बन सकता है, और ज़रूरत है, क्योंकि ये सीमांचल है, लास्ट एरिया है, यहाँ के बाद आपके बॉर्डर शुरू होते हैं। तो अगर आप यहाँ पे एक पढ़ाई का हब बना देते हैं, क्योंकि हर चीज़ का अब डिसेंट्रलाइजेशन हो रहा है, पटना तक भागलपुर तक लोग जाते थे, अब डिसेंट्रलाइज होता है, डिसेंट्रलाइज होते होते जैसे कि पूर्णिया तक आपका मेडिकल कॉलेज, एयरपोर्ट सब हो गया, महरूम सिर्फ किशनगंज रह गया। तो ये बातचीत करने का यही मकसद था कि जो चीज़ें अभी जो 10-12 साल 15 साल में रुक गई हैं, थोड़ा सा सिलसिला फिर से चले, फिर से ये बातचीत का सिलसिला चले, जो प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्व करने की कोशिश की जाए। तो जो लोग आज नहीं आए हैं, निहाल साहब ने काफ़ी कोशिश की, और इस शॉर्ट नोटिस में जो लोग भी आए हैं, हाँ, जो लोग भी आए हैं वो आप सब इसके लिए बहुत मुबारक के मुस्तहक हैं। मुबारकबाद आप सबको, और शुक्रिया भी आप लोगों को, क्योंकि इसमें जो पॉइंट था, मैंने इनसे बात की थी, मुझे था कि मैं बात करूं आप लोगों से, क्योंकि इस जनरेशन से मेरी मुलाकात नहीं है, एक गैप है, एक डिकेड, एक मोर देन 1 डिकेड, क्योंकि मैं जब निकला मेरा अलीगढ़ मुस्लिम छोड़े हुए 2 डिकेड हो गया, तो 20 साल का वक्फा अभी ये पढ़ रहे हैं, तो समझिए तो पैदा भी नहीं, हम लोग का भी अभी नहीं हो पाता है जब बीए के फर्स्ट ईयर में है। हाँ, तो ये शायद पैदा भी हुए होंगे या छोटे से बच्चे रहे होंगे, तो समझ रहे हैं कि कितना बड़ा गैप रहा है। तो इसको आप लोग लीड करें, कुछ थोड़ा बहुत टाइम निकाल के थोड़ा सा लेटर वगैरह लिखना शुरू कर दें, तो कुछ इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा। और हम लोग तो हैं ही ओवरऑल आप लोगों को गाइड करने वाले, पॉजिटिव वे में सोचिए, ठीक है।
किसी पे ब्लेम नहीं, कुछ नहीं। और जो आपसे हो सकता है, अगर आप एक लेटर लिख सकते हैं ना, वो दैट इज़ मोर देन अनफ। आपने अपना काम कर दिया, उससे फिर आगे का भी सोचिएगा। तो मुझे लगता है कि मैंने अपनी बातें रख दी। कोई भी अगर डाउट हो तो आप 1 से 2 मिनट में पूछ सकते हैं, उसके बाद हम इस सेशन को कंक्लूड करेंगे। ये असल में बात जो है कि मेन जिम्मेदार इंतजामिया ही है। इसके लिए कोशिश ये होनी चाहिए कि जो मौजूदा तलबा है, जैसे अभी कुछ दिन पहले हमारे एक साथी थे, उन्होंने कोशिश की थी कि यहाँ जो किशनगंज के तलबा है अलीगढ़ में, उनका एक प्रोग्राम, वो प्रोग्राम नहीं हो पाया। और जब हम अलीगढ़ में थे उस टाइम भी हमने कोशिश की थी कि यूनियन का इलेक्शन का मुद्दा बने हमारा ब्रांच, क्योंकि वहाँ इसके बारे में कोई डिस्कशन ही नहीं, जैसा आपने भी कहा। तो वो जो मौजूदा तलबा की अगर हम एक मीटिंग रखते हैं, उनको बुलाते हैं, और सुनने में आया कि कुछ वादा किया जैसे वीसी साहिबा ने कि वहाँ इलेक्शन होगा, अगर हम वहाँ के यूनियन के इलेक्शन का ये मुद्दा बना देते अलीगढ़ मुस्लिम ब्रांच, तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी कामयाबी हो सकती है, क्योंकि मेन जिम्मेदार उसको इंतजामिया ही को समझते हैं। देखिए, आपने नाम क्या बताया? गुफरान साहब। गुफरान साहब ने बात जो की कि स्टूडेंट यूनियन का इलेक्शन और ये मुद्दा वगैरह, तो मैं, देखिए ठीक है, ये मुद्दा बन सकता है और जो भी स्टूडेंट को तो कंसर्न होना ही पड़ेगा। एएमयू में तो कोई भी बड़ा जो भी फैसले होते हैं, डेमोक्रेसी है और राइट्स दिया गया है स्टूडेंट्स को भी अपनी बात रखने का, और आप जो भी रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं वो अपनी बात रख सकते हैं। और इस इलाके ने प्रेसिडेंट भी दिया, जो हमारे साथ अभी है नहीं इस मीटिंग में, और निहाल साहब ने शायद दावत नहीं दी होगी फारूकी साहब को। हाँ, तो और उनको तो सारा कुछ पता था कि क्या होना था नहीं होना था, वो तो रह के जा चुके हैं। अब ये भी सवाल है कि उन्होंने कितना काम करवाया था, क्योंकि एएमयू किशनगंज सेंटर उनके प्रेसिडेंट रहते ही उनके बाद उससे पहले क़याम में आ चुका था, तो उन्होंने क्या एफर्ट्स लगाए थे वो भी बताएं। अगर उनको वो ये वीडियो देखेंगे तो उनसे भी पता करना चाहिए कि उन्होंने कुछ एफर्ट लगाया था क्या। अगर लगाया था तो उसको कैरी ऑन कराने के लिए जो अब ये जनरेशन है उसको पास ऑन कर दें कि भाई ये मुद्दे थे, मैंने ये बातें की थी। तो एक तरीका ये भी हो सकता है, तरीके बहुत सारे हो सकते हैं। मैंने बार बार कहा है कि एक पॉजिटिव वे में अप्रोच करना है आपको। ये कोई इलेक्शन का मुद्दा नहीं है, ये कोई इस तरह का मुद्दा नहीं है। हाँ ठीक है, अगर कोई ले रहे हैं इसको कि हम करवाएंगे, क्योंकि हर कोई एफर्ट लगाएगा, एक आदमी के बस की बात नहीं है। लेकिन अगर कोई प्रेसिडेंट बनता है और उनको ये क्लियर होना होगा कि ये कंसेप्ट क्या है एएमयू का, एएमयू के सेंटर्स का, तब उनको समझ में आएगा कि इसका कितना इंपॉर्टेंस है। अगर वो इसको ऐसे लेंगे अलीगढ़ और किशनगंज, तो फिर उनको बात समझ में नहीं आएगी। बिहारी यूपी लेंगे तो इस बात समझ में नहीं आएगी, उनको बात ये समझ में आएगी कि बहुत बड़ा तालीम का मुद्दा है, एक कंट्री का। मैं सिर्फ बिहार की डेवलपमेंट, कंट्री के डेवलपमेंट की बात करूँ, क्योंकि जो जिस तरह से डिसेंट्रलाइजेशन हुआ इंस्टीट्यूशन का, पूरे इंडिया में हर जगह यूनिवर्सिटी चाहिए, तभी हर जगह के बच्चे, जो आज एनईपी की बात होती है, एनईपी 2020 और इस तरह की बातें आप करेंगे, तो जब आपके पास रिसोर्सेज ही नहीं है तो क्या हर बच्चे को पढ़ने के लिए आप बाहर भेजेंगे? लोकल में आपके पास ऑप्शन ही नहीं है। आपने स्कूल लेवल तक एनईपी 2020 लगा दिया, लेकिन यहाँ से पढ़ने के लिए फिर उसे अलीगढ़ जाना पड़े या पटना जाना पड़े या सेंट्रल यूनिवर्सिटी जहाँ मैं पढ़ा रहा हूँ वहाँ जाना पड़े, तो फिर काफ़ी लंबा एक, फिर फाइनेंशियल कंडीशन, जो उन्होंने बताया कि फाइनेंशियल कंडीशन क्या है हमारे इलाके की, तो आपको अब जो अपॉर्चुनिटीज़ डोर पे देना पड़ेगा, तभी जाके ये आगे काम हो सकता है। तो इस तरह से अगर आप अप्रोच करेंगे तो इसका कुछ हल निकल सकता है। तो ठीक, अच्छा सजेशन था आपका, और जो भी इस तरह के हों तो आप वहाँ अपनी बात पहुँचाएं।